हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो इंडियन थिंकर हैं उनमें एम एन रॉय की बात करते हैं। तो एम एन रॉय का जो जन्म है वो 1887 में हुआ और इनकी मृत्यु है वो 1954 में हुई, यानी 1954 में। अब हम बात करते हैं इनका मूल नाम। तो मूल नाम इनका नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। उसके बाद हम बात करते हैं जन्म। तो 21 मार्च 1887 को जो वेस्ट बंगाल है वहाँ एक शाक्त ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता पुजारी थे। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो अरबोलिया स्कूल में हुई और उसके बाद अरविंदो के जो नेशनल कॉलेज तकनीकी संस्थान है उसमें इन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद बात करते हैं ये मतलब इनका जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद है उससे ये जुड़े हुए थे और वो जो कार्यकाल है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का वो है इनका 1905 से 1916 तक। कब से कब तक है? 1905 से 1916। उसके बाद ये साम्यवादी मतलब साम्यवाद में आस्था रखी इन्होंने। तो साम्यवाद से रिलेटेड जो इनके विचार हैं वो 1917 से 1929 तक देखने को मिलते हैं। फिर ये कांग्रेस से जुड़ते हैं और 1930 से 39 तक ये कांग्रेस में रहते हैं, यानी कांग्रेस से जुड़े रहते हैं। और उसके बाद ये नव मानवतावादी बन जाते हैं 1940 से। और फिर जो ये इनका जीवन पर्यंत यानी कि 1940 से 1954 तक जो है ये नव मानवतावादी ही रहते हैं और लास्ट अपना जीवन जो है वो नव मानवतावादी के रूप में व्यतीत करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अनुशीलन समिति, जो कि एक क्रांतिकारी समिति थी और ये उनसे जुड़े हुए थे। और जो जतिन मुखर्जी, जिनको बाघा जतिन के नाम से भी जानते थे, तो उनसे ये बहुत अधिक प्रभावित थे और इन्होंने गुप्त रूप से धन का संचय भी किया, विदेश यात्राएं भी की, जिसमें जावा, जर्मन, जापान, अमेरिका, तो इन देशों की यात्राएं भी एम एन रॉय के द्वारा की गई थी। अब हम बात करते हैं इनकी पत्नी, जिनका भारतीय नाम तो शांति था लेकिन इनका मूल नाम एवेलिन लियोनारा था। तो ये हमें ध्यान रखना है, इनकी पत्नी का नाम एवेलिन लियोनारा था मूल नाम तो, लेकिन भारतीय नाम इनका शांति था। और उसके बाद हम बात करते हैं एम एन रॉय का, जो मैक्सिको कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और ये जो मैक्सिको कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना 1917 में होती है। कब होती है? 1917 में। ओके, अब हम बात करते हैं 1920 में इन्होंने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की और उन कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के माध्यम से एम एन रॉय जो हैं वो लेनिन से जुड़े थे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो मानवेंद्र नाथ रॉय हैं ये लेनिन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल थी उसके माध्यम से ये लेनिन से जुड़े थे। और इन्होंने बंगाल पत्रिका की भी स्थापना, वो पत्रिका का भी संचालन किया था। और इस पत्रिका में इन्होंने क्या किया था कि साम्यवाद का प्रचार प्रसार किया था, यानी साम्यवाद के प्रचार प्रसार से रिलेटेड जो पत्रिका थी वो थी बंगाल पत्रिका। तो ये हमें ध्यान रखनी है, बंगाल पत्रिका। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं 1930 से 36 तक ये जेल में रहे। 36 से ये कांग्रेस में शामिल हो गए। फिर 39 से ये कांग्रेस से हट गए थे क्योंकि इनकी मतलब मतभेद हो गए थे, मनभेद नहीं हुए थे, मतभेद हो गए थे तो गांधी जैसे विचारकों से, तो इसलिए ये कांग्रेस से हट गए थे। उसके बाद 1940 में ये रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े और मतलब उसके बाद इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया, न्यू ह्यूमनिज्म, नव मानवतावाद। तो बात करते हैं कि रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी से इनके विचार बहुत अधिक मतलब इन्होंने इन पर मतलब व्यापक रूप से इनकी व्याख्या की है और इनके नव मानवतावादी विचार जो हैं वो बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य में हमें देखने को मिलेंगे। हम डिस्कस करेंगे आगे डिटेल से, तो अभी हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इनकी बुक्स, पहले बुक्स देखेंगे बाद में इनके विचार देखेंगे। तो जो एम एन रॉय की बुक है उसमें सबसे पहली बुक है, बुक तो इनकी बहुत सारी बुक्स हैं लेकिन हम जो एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं सिर्फ वही देखेंगे। तो पहली बुक है
इंडिया इन ट्रांजिशन 1922 की बुक है। इंडिया इन ट्रांजिशन 1922 की बुक है। उसके बाद सेकंड बुक है द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स 1929, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स 1929। थर्ड बुक है वन ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन 1923। कब की बुक है? वन ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन 1923। उसके बाद नेक्स्ट बुक है इंडिया प्रॉब्लम्स एंड इट्स सॉल्यूशन, यानी कि इंडिया की प्रॉब्लम और इसके समाधान, तो 1923 की बुक है। फिर है गांधीज्म, नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म 1940 की बुक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, तो इसको ध्यान रखना है हमें। गांधीज्म, नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म 1940 की बुक है। ओके, अब है 6 नंबर की बुक इंडियाज मैसेज 1950 की बुक है। और नेक्स्ट बुक है मेटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म 1937 की बुक है। और नेक्स्ट बुक है व्हाट वी डू वांट। और लास्ट बुक है द वॉइस ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जो बुक्स देखे हैं ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक बार दोबारा इनको रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया इन ट्रांजिशन 1922, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स 1929, वन ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन 1923, इंडियाज प्रॉब्लम्स एंड इट्स सॉल्यूशन 1923, गांधीज्म, नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म 1940, इंडियाज मैसेज 1950, मेटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म 1937, व्हाट वी डू वांट, और लास्ट बुक है द वॉइस ऑफ इंडिया। तो ये इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। और इसमें जो 5th नंबर की बुक है गांधीज्म, नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म, इस बुक को हमें ध्यान रखना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। और एक मेटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म बुक है, ये भी हमें ध्यान रखनी है। द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स बुक भी इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, तो हमें ध्यान रखनी है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एम.एन. रॉय के विचार और मार्क्सवाद में जो समानताएं हमें देखने को मिलती हैं वो, और उसके बाद हम दोनों में देखेंगे असमानता। पहले हम रॉय में और मार्क्सवाद में समानता देखते हैं। तो जो रॉय है वो भी मार्क्सवाद के भौतिकवाद से बहुत अधिक प्रभावित थे। ठीक है, तो ये समानता हमें देखने को मिलती है। दूसरा जो वैज्ञानिक पद्धति है उससे भी ये सहमत थे, यानी दोनों ही वैज्ञानिक पद्धति का समर्थन करते थे। थर्ड है अन्याय व शोषण से भी दोनों सहमत थे, दोनों ही नहीं चाहते थे कि समाज में किसी तरीके का कोई अन्याय हो, शोषण हो, तो उससे भी ये मतलब सहमत थे। कर्म तथा चिंतन की एकता में साम्यता दोनों रखते थे। तो ये हमें ध्यान रखना क्या क्या समानताएं थी राय और मार्क्सवाद में। राय मार्क्सवाद के भौतिकवाद से प्रभावित थे, वैज्ञानिक पद्धति से सहमत थे, अन्याय व शोषण से भी सहमत थे, कर्म तथा चिंतन की एकता में भी साम्यता देखने को मिलती है। नेक्स्ट इन दोनों के अंतर देखते हैं कि मार्क्स और रॉय के विचारों में क्या मूलभूत अंतर दिखाई देते हैं। तो समानताएं हैं वो तो सतही दिखाई देती हैं, बट जो अंतर हैं वो आधारभूत हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। जो फर्स्ट अंतर है वो है द्वंद्वात्मक पद्धति से असहमत। तो जो मार्क्स कहते थे कि द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से एक वर्ग विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना मतलब ये मानते थे, तो रॉय जो है वो इनसे सहमत नहीं थे। फिर है इतिहास की आर्थिक व्याख्या से असहमत थे। ये इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या करते थे ना उससे भी रॉय असहमत थे। वर्ग संघर्ष की धारणा से भी असहमत थे। मध्यम वर्ग लुप्त हो जाएगा इस बात से भी रॉय असहमत थे। ओके, और 5th नंबर है सर्वहारा के जो अधिनायक तंत्र से भी ये असहमत थे। और मार्क्सवाद में मानव की नैतिकता व हिंसा की पद्धति से भी ये असहमत थे। तो ये हमें ध्यान रखना है क्या क्या अंतर हमें दिखाई देते हैं। दोबारा एक बार देख लेते हैं कि जो मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति थी ना उससे भी रॉय असहमत थे। इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या उससे भी असहमत थे। वर्ग संघर्ष की धारणा से भी असहमत थे। और मध्यम वर्ग लुप्त हो जाएगा इस बात से भी असहमत थे। और जो सर्वहारा के अधिनायक तंत्र से भी असहमत थे। और मार्क्सवाद में मानव की जो नैतिकता है, हिंसा से भी ये असहमत थे। तो ये हमें ध्यान रखना है।
तो हम लोगों ने रॉय और मार्क्सवाद में समानताएं देखी और असमानताएं देखी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं रॉय के जो मौलिक मानवतावाद संबंधी विचार हैं, यानी जिनको हम रेडिकल मानववाद या नव मानववाद के नाम से भी, विचारों से भी जानते हैं। तो ये हम देखते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट विचार हैं और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इसको, ये वीएमपी है तो इसको ध्यान रखना कि इस रॉय के मौलिक जो मानवतावाद संबंधी विचार हैं ये यहाँ से मतलब मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जो अरविंद घोष हैं, वो भी क्या मानते थे कि मानव अति प्राकृतिक शक्ति या अति मानवीय शक्ति के अधीन मानते थे। और इनके मतलब देखो, रविंद्रनाथ टैगोर और अरविंद घोष दोनों ही मानवतावाद के समर्थक थे, ये हम सब जानते हैं। लेकिन वो किस तरीके का मानववाद चाहते थे, किस तरीके का वो मतलब मानववाद बताते थे या कहते थे या किस तरीके का रखते थे मानववाद। तो उनके जो मानववाद था, किसका, रविंद्रनाथ टैगोर और अरविंद घोष का, उनके जो मानववाद में मानव की जो अति प्राकृतिक जो शक्ति है ना, या फिर जो अति मानवीय शक्ति, उसके अधीन रखा था उन्होंने मानववाद को। ठीक है, यानी जो अति मानवीय शक्ति है ना, उसके अधीन मानववाद को रखा था। किसने, रविंद्रनाथ टैगोर और अरविंद घोष ने। यानी कि मानव अति प्राकृतिक शक्ति जो है उसके अधीन था इनका मानववाद। लेकिन जो रॉय का मानववाद था वो मानव संपूर्ण जीवन का जो मूल है, यानी कि प्रत्येक वस्तु का जो आधार है, उसके मतलब जो मानववाद था ना, उसका मानव संपूर्ण जीवन का मूल और प्रत्येक वस्तु का आधार है, ऐसा रॉय कहते थे। और मानव अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। तो इस तरीके से इनके विचारों में डिफरेंस है। मानववाद संबंधी विचार वो भी देते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर और अरविंद घोष भी देते हैं। लेकिन अरविंद घोष और रविंद्रनाथ टैगोर इन दोनों के विचार तो साम्यता रखते हैं, बट जो एम.एन. रॉय हैं, इनके विचार जो हैं इनसे मतलब डिफरेंट हैं। और ये कहते हैं कि जो मानव है वो संपूर्ण जीवन का मूल तथा प्रत्येक वस्तु का आधार है और मानव अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। तो ये डेफिनेशन भी ध्यान रखनी है और ये हमें ध्यान रखना है। ओके, अब हम सेकंड बात करते हैं कि उनके जो एम.एन. रॉय का जो मानववाद था, उसमें मानव नैतिकता और विवेकवाद में आस्था जो है वो देखने को मिलती है। यानी रॉय का जो मानववाद था उसमें मानव नैतिकता और विवेकवाद देखने को मिलता है। और फिर स्वतंत्रता जो है व्यक्तिगत के साथ साथ सामाजिक स्वतंत्रता की बात भी ये करते हैं। यानी कि स्वतंत्रता में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक स्वतंत्रता की बात भी ये करते हैं। और उसके बाद जो उदारवाद है, तो उदारवाद व मार्क्सवाद से भी ये समन्वय रखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, यानी कि जो उदारवाद है वो तो व्यक्ति की प्रगति चाहता है और जो मार्क्सवाद है वो मानव की समानता चाहता है। तो इन दोनों से समन्वय लिए हुए इनके विचार हैं, यानी दोनों से सरोकार रखते हैं, मार्क्सवाद और उदारवाद से। तो जो उदारवाद है वो व्यक्ति की प्रगति से और जो मार्क्सवाद है वो मानव की समानता से। ओके, और अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मानव की जो सत्ता है, जो संप्रभुता है, उस पर भी ये बल देते हैं। यानी मानव की सत्ता और संप्रभुता पर बल देते हैं। समग्र विकास में आर्थिक विकास पर भी बल देते हैं। ये ऐसा नहीं है कि समग्र विकास में सामाजिक, राजनीतिक, है ना, सांस्कृतिक विकास किया जाए सिर्फ। तो ये आर्थिक विकास की भी बात करते हैं। और विश्व बंधुत्व, प्रेम, सहयोग, विश्वास में भी ये आस्था रखते हैं। विश्व बंधुत्व की भी बात करते हैं, प्रेम, सहयोग, विश्वास में ये आस्था रखते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है और 99% यहाँ से पूछा जाता है इनके जो मानवतावाद संबंधी विचार हैं। तो सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, मानव संपूर्ण जीवन का मूल है तथा प्रत्येक वस्तु का आधार है। तो मानव अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, ऐसे इनके 9 मानवतावाद संबंधी विचार थे। सेकंड, जो इनके मानवतावाद संबंधी विचारों में मानव की नैतिकता और विवेक जो है वो देखने को मिलता है। स्वतंत्रता व्यक्तिगत के साथ साथ सामाजिक स्वतंत्रता की भी बात करते हैं। और उदारवाद और मार्क्सवाद से भी समन्वय रखते हैं। उदारवाद में व्यक्ति की प्रगति और मार्क्सवाद में मानव की समानता। ओके, और जो नेक्स्ट है वो है मानव की सत्ता, संप्रभुता पर भी ये बल देते हैं। और समग्र विकास में आर्थिक विकास भी पर भी बल देते हैं। और विश्व बंधुत्व और प्रेम, सहयोग, विश्वास में भी ये आस्था रखते हैं।
तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं महत्व, इनका क्या महत्व है, इनकी मतलब जो नव मानवतावाद संबंधी विचार हैं इनका क्या महत्व है। तो महत्व इनका, जैसे नव मार्क्सवादी कहते हैं ना कि इनके जो विचार हैं वो मानव चेतना के द्वारा मार्क्सवाद आएगा इस विचार के निकट हैं। तो इस तरीके से इनके विचार जो हैं वो काफ़ी मतलब वैसे देखें तो मतलब व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, और ये मतलब इनके विचारों में बहुत अधिक जो समानता है वो इस तरीके से देखने को मिलती है नव मार्क्सवाद से, कि ये नव मार्क्सवाद भी जैसे कहता है ना कि मानव संपूर्ण जीवन का मूल तथा प्रत्येक वस्तु का आधार है। तो इस तरीके से इनके विचारों में मानव चेतना जो है वो देखने को मिलती है, और ये कहते हैं कि मानववाद में मानव नैतिकता और मानव की जो विवेकवाद है उसमें आस्था जो है वो होनी चाहिए, और जो मानव का संपूर्ण जीवन का मूल है तथा जो प्रत्येक वस्तु का आधार है वो स्वयं मानव है। और कहते हैं कि व्यक्ति अपनी भाग्य का निर्माता स्वयं होता है, किसी और के द्वारा उसका भाग्य नहीं लिखा जाता है, जैसा वो कर्म करता है वैसा उसको फल प्राप्त होता है। तो इस तरीके से एम.एन. रॉय कहते हैं कि मानव अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है, और जो स्वतंत्रता है वो व्यक्तिगत के साथ साथ सामाजिक स्वतंत्रता की भी ये बात करते हैं। ओके, और ये समग्र विकास पर भी बल देते हैं, है ना। तो मानव की जो संप्रभुता है उस पर भी बल देते हैं। जैसे ये विश्व बंधुत्व, प्रेम, सहयोग, विश्वास, तो इन सब में भी आस्था रखते हैं। ओके, अब जैसे नव मार्क्सवादी हैं वो कौन कौन है, एंटोनियो ग्राम्स्की है, लुई अल्थुजर है, यूजरेन हेबरमास है, फ्रांस फेनन है, चे गवेवारा है। तो ये तो हम सब जानते हैं कि ये नव मार्क्सवादी हैं। तो जो नव मार्क्सवादी हैं इनके विचारों में और एम.एन. रॉय के जो नव मानवतावाद संबंधी विचार हैं इनमें काफ़ी मतलब निकटता देखने को मिलती है। और इस तरीके से नव मार्क्सवादी कहते हैं कि इनके विचारों में मानव चेतना के द्वारा मार्क्सवाद आएगा, ये विचार जो हैं मतलब इन विचारों के इनके विचार बहुत अधिक निकट हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं लोकतंत्र संबंधी विचार। तो जो लोकतंत्र संबंधी विचार हैं उसमें संगठित लोकतंत्र की बात की है, दल विहीन लोकतंत्र की पहली बार बात करने वाले विचारक हैं। देखो, वैसे बात करें तो दल विहीन लोकतंत्र की बात करने वाले विचारक कौन है, जयप्रकाश नारायण का नाम आता है। लेकिन ये मतलब उन्होंने क्या किया था, दल विहीन लोकतंत्र पर मतलब एक व्यवस्थित जो रूप है दल विहीन लोकतंत्र को, वो तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था, ठीक है। लेकिन जो पहली बार बात करने वाले जो विचारक हैं वो एम.एन. रॉय थे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना है, दल विहीन लोकतंत्र की पहली बार बात करने वाले विचारक कौन हैं, तो वो तो हैं एम.एन. रॉय। लेकिन दल विहीन लोकतंत्र की बात करने वाले विचारक या दल विहीन लोकतंत्र का मतलब व्यवस्थित रूप देने वाले विचारक कौन से हैं, तो वो जयप्रकाश नारायण। तो ये हमें ध्यान रखना, थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर है जन समितियों पर आधारित शासन होना चाहिए, यानी जन समितियों को, जो लोक समितियां हैं जो जनता से मतलब सीधा संपर्क जहां रहता है, तो ऐसे मतलब शासन की ये बात करते हैं। तो इस तरीके से जन समितियों पर आधारित शासन की ये बात करते हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, यानी ये कहते हैं कि सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, है ना, सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण पर ये बल देते हैं। स्थानीय शासन की बात करते हैं, अधिकारों व कर्तव्य पर बल देते हैं। प्रत्याहन प्रतिनिधि के को वापस बुलाने का अधिकार यानी रिकॉल का करने का अधिकार जो है उसकी ये बात करते हैं, यानी कि कोई प्रतिनिधि यदि चला जाता है तो उसको वापस बुलाने का अधिकार भी होना चाहिए, यानी प्रत्याहन बोलते हैं उसको। तो जो हमारी संविधान की भाषा है तो वो शब्द अगर आता है एग्जाम में तो वो प्रत्याहन ही आएगा, या फिर इंग्लिश अगर उसका देखना है तो रिकॉल आ जाएगा, रिकॉल करना, है ना। और उसके बाद 7 नंबर का पॉइंट है संघात्मक शासन। तो इस तरीके से लोकतंत्र संबंधी विचार हम लोगों ने डिस्कस किए। कौन कौन से आएंगे लोकतंत्र संबंधी विचार, तो सबसे पहले तो जो संगठित लोकतंत्र की बात की, दल विहीन लोकतंत्र की पहली बार बात करने वाले विचारक थे। जन समितियों पर आधारित शासन की इन्होंने बात की, और उसके बाद इन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की, और स्थानीय शासन की बात की, अधिकारों व कर्तव्यों पर बल दिया, प्रत्याहन प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार या रिकॉल करना, संघात्मक शासन की बात की, और उसके बाद जो आरंभक, ये हमें ध्यान रखना है कि आरंभक पहल के अधिकार की उन्होंने उस टाइम पे भी बात की थी।
है ना। तो जो आरंभिक पहल का अधिकार होता क्या है कि जो आम जनता है ना, वो आम जनता के द्वारा, जैसे आम जनता को संसद या विधानसभा में कानून निर्माण का जो प्रस्ताव है यानी विधेयक है ना, वो लाने का अधिकार होना चाहिए। तो यही आरंभक का अधिकार है। तो उस समय में भी एम.एन. रॉय ने आरंभक के अधिकार की मांग की थी, और अभी राजस्थान में भी ये आरंभक का अधिकार की मांग चल रही है। आम जनता जो है वो संसद या विधानसभा में कानून निर्माण प्रस्ताव यानी कानून निर्माण से रिलेटेड जो विधेयक होते हैं वो मतलब ला सकती है ना। तो वो लाने का जो अधिकार है यानी आम जनता जो स्थानीय जनता है वो भी संसद या विधानसभा में कानून निर्माण का प्रस्ताव मतलब ला सके, तो ये अधिकार जो है वो आरंभक का अधिकार होता है। और उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं आर्थिक विचार। तो मानव के जो समग्र आर्थिक विकास पर ये बल देते हैं, और औद्योगिक सुधार और कृषि विस्तार की भी ये बात करते हैं। तो आर्थिक विचार भी हमें ध्यान रखने हैं। मानव के समग्र विकास की बात तो हम लोगों ने देखा ना कि मानव के समग्र विकास की तो इन्होंने बात की है ना, और उसके बाद इन्होंने औद्योगिक सुधार की भी बात की है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है, और कृषि विस्तार की भी इन्होंने बात की है। तो इस तरीके से ये जो इनके विचार हैं एम.एन. रॉय के, ये कंप्लीट होते हैं। और होप करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और इनकी बुक्स भी हमें एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान रखना है। और इनका जो मूल नाम है, कई बार मूल नाम पूछ लिया जाता है इनका, और एक बार पूछा भी गया है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में ही पूछा गया है कि एम.एन. रॉय का मूल नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। ओके, तो होप करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट जो है वो हम वी.डी. सावरकर के बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।